हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर उमापति सर और हम अपने क्लास 11th 12th फिजिक्स सीरीज में आज ये नेक्स्ट वीडियो हमारा थर्मोडायनेमिक्स पर है। क्लास 11th से फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर करता चलूं बेटा कि जो थर्मोडायनेमिक्स हमारी फिजिक्स की है वो बिल्कुल डिफरेंट है केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में। यानी हम जो कॉन्सेप्ट, जो रूल, जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसे हम फिजिक्स में नहीं अप्लाई करेंगे, और जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसे हम केमिस्ट्री में नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि हम दोनों के लिए सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे। काफी कुछ चीजें कॉमन हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स करके नहीं पढ़ सकते, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो आप फिजिक्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स अलग पढ़ें और केमिस्ट्री के लिए थर्मोडायनेमिक्स को अलग पढ़ें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्लास 11th में आपकी एक पूरी यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। काफी बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स कहां से करें, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे बोर्ड लेवल का हो या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, यानी मेंस का हो या नीट का हो या फिर 11th किसी भी स्कूल एग्जाम के लिए आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हमको पढ़नी है और उतने में हमारा सारा काम हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपकी हेल्प के लिए, आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए, नीट, जेईई एंड 11th बोर्ड या फिर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिट्स, वीआईटीएस, आरएम वैल्यू, किसी के भी लिए एक जो पोर्शन आपका थर्मोडायनेमिक्स है या फिर और सब्जेक्ट के हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां आपको कंफ्यूजन बहुत सारी हो रही है। आप क्लास तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स में आ रहे हैं, एमसीक्यू में आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वो ना हो, इसलिए एक छोटे छोटे चैप्टर का बहुत पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस में बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको हेल्प मिले। उसी सीरीज में हमारा आज थर्मोडायनेमिक्स। बेटा सबसे पहले जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़े या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे हम काइनेमेटिक्स पढ़े, मोशन पढ़े, तो सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्या क्या उसमें आते हैं। जैसे वेलोसिटी आया, एक्सीलरेशन आया, तो उसी अकॉर्डिंग बेटा जब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको सबसे पहले 3 की पॉइंट्स बताते चलें जो हमें पढ़ना है। नंबर 1 आपको हीट के बारे में पढ़ना है, नंबर 2 आपको वर्क पढ़ना है, एंड नंबर 3 आपको इंटरनल एनर्जी पढ़नी है। इंटरनल एनर्जी, यानी अगर सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हमें 3 पॉइंट्स आने चाहिए कि तीनों पॉइंट की मीनिंग क्या है। जब आपको इन तीनों पॉइंट्स का मतलब पता हो, या तीनों पॉइंट्स कैसे फाइंड करे जाते हैं पता है, तो फिर आगे हमें थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हीट की। आप छोटी क्लासेस से ही, यानी 10 से 9 से ही हीट के बारे में पढ़ते आए हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हमें यहां पर डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। न्यूमेरिकल में हीट कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हीट का कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करें, यहां वीडियोस में हम यही देखने वाले हैं। बाकी हीट के बारे में एक्सप्लेन वीडियो हम पहले हीट एंड कैलोरीमेट्री में डाल चुके हैं, वहां से आप हीट के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को कैसे क्लासिफाई करें, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करें। तो बेटे हीट जो आपको क्यू से डिनोट करते हैं हम यहां पर हीट को, हीट आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में 2 टाइप से मिलने वाली है। एक तो कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उस तरीके पे आपको मिलेगी स्पेसिफिक हीट, यानी MCDT। और अगर यही प्रोसेस कहीं पर लिखा रहेगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये फार्मूला हमारा हो जाता है MCVDT। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा MCPDT। बेटा एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहां C है स्पेसिफिक हीट, CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड CV आपका है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें लिखा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होगा MCPDT। अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी भी
प्रोसेस में हमारी हीट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे mCV dt। अब इसी से दूसरी तरफ अगर कहीं पर भी फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो वहां पर हम हीट के लिए अप्लाई करेंगे लेटेंट हीट, जिसका की फार्मूला है m इंटू एल। यहां पर L है लेटेंट हीट, ठीक है। तो पूरे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन में जब हम हीट की बात करेंगे तो हमें दो ही तरीके से हीट को पढ़ना है, नंबर 1 स्पेसिफिक हीट एंड नंबर 2 लेटेंट हीट। दूसरी बात, अभी हम वर्क को बाद में एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी पर आ जाते हैं बेटा, क्योंकि हमने 3 कीवर्ड आपको बताए। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी टोटल क्या है, सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसी के लिए भी, ठीक है। आपको इंटरनल एनर्जी के लिए सिर्फ इतना याद करना है कि इंटरनल एनर्जी हमेशा किसका टेम्परेचर होगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हो आप, तो वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। एक ही फॉर्मूला हमारे पास आएगा, भी हम आगे निकालेंगे भी, mCV dt। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल्स में इसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कीवर्ड हमें मिल गए, एक हमको मिल गया हीट और एक मिल गई इंटरनल एनर्जी, जिसको कि हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक वर्ड आ गया वर्क। जैसे बेटा अभी हमने जब 11th की मैकेनिक्स से स्टार्ट करी, 11th की फिजिक्स पढ़ना शुरू करा, तो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पढ़ा। तो वर्क एनर्जी पावर में हमने क्या पढ़ा था, एक फार्मूला हीट का, उसका सॉरी वर्क का, वो था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पर आपने ये पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो Fs cos थीटा, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन F इंटू dx, यानी एलिमेंट्री वर्क डन फाइंड करके उसे हम लोअर टू अपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर लेते थे, हमें वहां पर मिल जाता था टोटल वर्क डन। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम डिफरेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, जैसे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, बेसिकली 4 प्रोसेस फिजिक्स में ज्यादा मिलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस एक और मिल जाएगा। तो यहां पर भी हमें जैसे आइसोथर्मल एडियाबैटिक का भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लेंगे, आइसोकोरिक में 0 वर्क डन हो जाएगा, अभी सो भी एक्सप्लेन करूंगा। आइसोबारिक में 2 तरीके से होता है, या तो प्रेशर कांस्टेंट होगा या तो प्रेशर वेरिएबल होगा। कांस्टेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, कांस्टेंट को आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, बेसिक फार्मूले से। तो हमें बेसिक फार्मूला अगर पता है तो जैसे कभी वेरिएबल प्रेशर लग रहा है और वहां पर हमको टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, या कोई स्पेसिफिक मेथड है तो उसका फार्मूला डिराइव करने का भी मेथड अभी हम आगे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो किसी भी चीज का जो बेसिक फार्मूला होता है, तो बेसिक फार्मूला ही हम अभी यहां पर निकालेंगे वर्क का। बेटा जैसे मान लिया हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। यहां पर प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, और हमारे पिस्टन की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अगर हमारा ये पिस्टन यहां पर कंप्रेस कर दिया जाए, यहां ध्यान से देखना, क्योंकि वर्क डन वाला प्रोसेस ही फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के लिए स्पेशली मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी अगर हम फिजिक्स का वेटेज थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे तो 90% थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का ही स्पेसिफिक रोल है, ठीक। तो बेटा हमने मान लिया कितना डिस्प्लेसमेंट यहां पर हुआ, dx। तो इसको कंप्रेस कौन किया, प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, Fp अपॉन एरिया। Fp यहां से क्या आ गया बेटा, P इंटू ए। अगर हम बेसिक फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दें भाई, F इंटू dx, F की वैल्यू वहां से आ गई Pa और डिस्प्लेसमेंट है हमारा dx, तो एरिया इंटू dx आ गया बेटा यहां पर P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यानी यहां से अब 2 फार्मूले हमको मिले, हम यहां पर लिखते चल रहे हैं बेटा। अगर कभी भी प्रेशर कांस्टेंट है, यानी एक वैल्यू लगी है, तो वर्क डन आप यहां से निकाल लेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। इफ प्रेशर फंक्शन होगा वॉल्यूम का या किसी का भी, तो वहां पर हम प्रेशर वर्क डन फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन से, और फार्मूला होगा P इंटू dV। अगर यही चीज आप पहले भी डिस्प्ले ग्राफ पढ़ चुके हो, P भी ग्राफ कहीं दिया हो, तो हमने शुरू में एक चीज बताई है, कभी भी ग्राफ दिया हो तो 2 चीज चेक करते हैं, एक तो स्लोप, दूसरा मल्टीप्लीकेशन। यानी अगर y एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी कोई वैल्यू है,
तो जैसे एफ और एक्स हम पढ़ते थे वीटी ग्राफ, तो v अपॉन टी एक्सीलरेशन होता था, इट मीन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। v इंटू टी होता था s, यानी कवर डिस्टेंस। तो वीटी ग्राफ की जो क्लोज्ड एरिया होती है, क्लोज्ड एरिया वीटी ग्राफ रिप्रेजेंटेड covered distance. Similarly in thermodynamics, P into V यानी P into dV is work done. It means closed area PV graph represented work done in thermodynamics. तो कहीं पर भी PV ग्राफ दिया होगा तो इसका बेटा क्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू वर्क डन मिलेगा। ये याद रखना है आपको हमेशा। तो आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे तो 3 तरीके का वर्क डन फाइंड करने को मिलेगा जो किसी स्पेसिफिक मेथड से कनेक्टेड नहीं है, यानी आइसोथर्मल एडियाबैटिक का फार्मूला पढ़ेंगे हम, उससे मतलब नहीं है। अगर हमें कोई भी मेथड स्पेसिफिक दिख नहीं रहा है, वहां वेरिएबल प्रेशर गिवन है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। कहीं पर भी पीवी ग्राफ दिया है तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। अगर 3 पॉइंट समझ में आ गया तो आगे आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, यानी हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, दीज आर बेसिक कीवर्ड्स। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कीवर्ड हैं, यहीं से थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा रोल यही है कि आप बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। आप डायरेक्ट फाइनल फार्मूला पढ़ लिए, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं खैर न्यूमेरिकल फाइनल फार्मूले से सॉल्व हो। 90% न्यूमेरिकल जो आजकल कॉम्पिटिटिव में आ रहे हैं, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी या फिर बोर्ड में भी, किसी भी बोर्ड में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सीधा ना देके कुछ ना कुछ मॉडरेट करने की नई टेक्निक स्टार्ट हो चुकी है हर एग्जाम में। तो मॉडरेट क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि कहीं अलग सिलेबस से लाए जाते हैं, इसी तरीके से चेंज किए जाएंगे। बेसिक से वर्क डन निकालने को बोल दिया, किसी प्रोसेस से हीट निकालने को बोल दिया, किसी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल दी, तो हमें 1 by 1 पॉइंट से पता रहना चाहिए। तो हीट कैसे निकालनी है, वर्क डन कैसे निकालना है और इंटरनल एनर्जी कैसे निकालनी है, अभी बिना किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के। तो इसके बाद बेटा हम एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं वर्क डन का कैसे निकालना है। जैसे हमारे पास एक ये प्रोसेस है भाई, पीवी ग्राफ दिया है, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, प्रेशर है पास्कल में, एक गैस है एक्सपैंड हुई ए से बी, बी से सी एंड सी से ए। बेटा अभी यहां पर हम नेचर की भी बात करेंगे क्योंकि हमारा वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये ध्यान देना। 2 प्रोसेस आपको पढ़ने होते हैं, एक एक्सपेंशन और दूसरा कंप्रेशन। एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, कंप्रेशन यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो बेटा अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा वर्क इज इक्वल टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हमने पढ़ा था। तो यहां पर फाइनल यानी अगर ज्यादा माइनस कम, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा। उस केस में जो हमारा ये वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यानी अगर एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन हो रहा है यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। और ये कहीं लिखा नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए, इसे आप दिमाग में फिट कर लो। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इफ प्रोसेस इज एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कोई भी मेथड हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इट मींस वर्क डन टेकन पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो यानी कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव लेना है बेटा। ठीक है, आगे हम आते हैं। ये न्यूमेरिकल है, फाइंड वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, सेकेंड बी सी, थर्ड सी ए एंड फोर्थ टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना है। और इस पॉइंट का वॉल्यूम है 2, यहां पर है 4, यहां पर है 50 और यहां पर है बेटा 100 पास्कल और इधर मीटर क्यूब। सबसे पहले यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान देना, यहां पर हमने पास्कल लिखा हुआ है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, जबकि हमको पता है कि पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर एंड मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला पॉइंट, हम पीवी ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम फिर से नया ग्राफ बना लेते हैं, ए से बी, तो हमारा ए यहां है भाई, बी यहां है, कोई क्लोज ग्राफ ही नहीं हुआ यानी वॉल्यूम ही कांस्टेंट है। इस कंडीशन में वर्क डन ए बी क्या हो गया, 0। सेकेंड, अगर आप फिर से ग्राफ पे आइए, किसके लिए वर्क डन फाइंड करना है, बी सी। बी सी हमारा यहां पर है, सी पर वॉल्यूम है 4, बी पर वॉल्यूम है 2 और सी पॉइंट पर प्रेशर है 50
और इस पॉइंट पर प्रेशर है 100। अब पूरा ये क्लोज एरिया यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पूरी क्लोज एरिया वर्क डन हो जाएगी यानी BC। तो कैसे निकालेंगे, एक रेक्टेंगल है एक ट्रायंगल है, या फिर हम ट्रेपेजियम के फॉर्म में ले लें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 100 + 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 2 से 4 हुआ तो 2, आप कैसे भी निकाल सकते हो 150 जूल बेटा। और यहां पर कंप्रेशन हो रहा है यानी B से C पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसलिए वर्क डन टेकन पॉजिटिव। और यहां पर लिखा हुआ है पहले से ही, या तो हम रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल ले सकते थे। थर्ड बेटा वर्क डन टू CA। अब CA अगर आप ध्यान से देखेंगे PV C से A, तो अगर आप देखेंगे यहां 2 है यहां 4 है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है यानी क्लोज्ड एरिया तो लेंगे, लेकिन यहां पर माइनस लगा देंगे 2 से 50 यानी 100, तो यह आ गया -100 जूल। और फोर्थ या टोटल के लिए आप एक क्लोज्ड एरिया फाइंड कर दें, हाफ बेस यानी 2 × 50 तो 50 जूल आ गया प्लस में, या आप कर दें टोटल वर्क डन को ऐड कर दें 0 + 150 एंड -100 = 50 जूल। आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं और वर्क डन आपका निकल जाएगा, वो चाहे ट्रायंगुलर शेप में ग्राफ गिवन हो, रेक्टेंगल शेप में गिवन हो, या फिर किसी भी डिफाइन शेप में अगर आपका ग्राफ गिवन है, तो आप ग्राफ को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्लोज करेंगे, उसके बाद वर्क डन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हम बेटा 4 मेथड पढ़ने वाले हैं। आपको फिजिक्स में 4 मेथड मिलने वाला है। पहला फर्स्ट मेथड आइसोबारिक प्रोसेस। यहां से ही समझ लो, बारिक यानी बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, यानी यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है भाई। ठीक है, इसके पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फिर आगे बढ़ते हैं जिससे हमें 2 बार ना पढ़ना पड़े। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, हम लोगों ने देखा, हमने 3 कीवर्ड अभी पढ़े हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। उसी के बेस पे मान लिया ये कोई भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम है और सराउंडिंग है, हमने किसी सिस्टम को हीट दिया Q, तो इस हीट का एक पार्ट इसकी इंटरनल एनर्जी में यूज होगा चेंज करने में, और बचे हुए से वो सिस्टम वर्क डन करेगा, यानी Q = du + W। ये फिजिक्स में यूज होने वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, Q = du + W। इसको याद रखना है, कभी अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट लॉ किस पे एप्लीकेबल है, किस पे बेस्ड है, तो आपको अगर दिख रहा होगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हम एनर्जी दिए, एनर्जी हमारी 2 पार्ट में यूज हुई, एक पार्ट से हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और बचे हुए से सिस्टम ने वर्क किया, यानी यहां पर एक किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बेटा। तो Q = du + W इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूं, Q = du + W। Q इज द हीट, W वर्क डन एंड du इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं, ये P है ये V है, बारिक प्री प्रेशर कांस्टेंट है, यानी हमारा वॉल्यूम तो बढ़ता गया बट प्रेशर चेंज नहीं हुआ, ये हुआ इनका ग्राफ बेटा। अब अगर हम बात करें प्रेशर कांस्टेंट पे, तो हीट कितनी होती है, mCp/dt, और वर्क डन क्या होता है हमारा, P × dV। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q = du + W, यानी अगर हम फर्स्ट लॉ को इसके फॉर्म में लिखें तो mCp/dt du + P × dV, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर कभी कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आ जाए, या फिर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल हमारा आइसोबारिक प्रोसेस का है, तो अब वहां पर कभी इंटरनल एनर्जी निकालनी है, हीट गिवन है, या फिर वर्क डन निकालना है, कुछ भी एप्लीकेबल है, तो हमें पहले पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला लग गया तो ठीक है, अदरवाइज हम यहां से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। Q = du + W से ही हम Q आ जाएगा mCp/dt, W आ जाएगा P × dV, हम du की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बेटा। सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोरिक यानी वॉल्यूम = कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट तो हीट कितना हो जाएगा, अगर हम ग्राफिकल देखें तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है,
Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी वी डी टी। अब सेकेंड बेटा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम तो पी डी भी जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो Q हो गया एम सी वी डी टी, डी यू वर्क डन हो गया जीरो। अभी हम अगर याद हो, जब इंटरनल एनर्जी का चेंज हम बताए तो हमने बोला कि डी यू का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एम सी वी डी टी, वो यहीं से आता है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड जो हमको पढ़ना है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, और पहले ही हम देख चुके हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा W, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आइडल प्रोसेस होता है कि किसी सिस्टम को हम पूरी जितनी हीट दें वो सब कुछ वर्क डन में चेंज हो जाए। इसी को सेकेंड लॉ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बेटा अगर इसके लिए हम बात करें ग्राफ, तो इसका जो पीवी ग्राफ बनता थोड़ा सा स्लोप में बनता, भी हम आगे बताएंगे कि स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका। और अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमारी गैस इक्वेशन होती है म्यू आर टी, यहां आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में म्यू वन अगर ले लें तो पीवी कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो आइसोथर्मल में हम इसे यूज करेंगे। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्रोसेस जो हमें पढ़ना है भाई, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहीं भी एडियाबैटिक लिखा हो इसका मतलब Q इज इक्वल टू जीरो। तो Q जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ये हो गई फर्स्ट लॉ की इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक। इसमें भी स्लोप ही बनता है, स्लोप अभी हम आगे फाइंड करेंगे। इन दोनों का वर्क डन अभी हम आगे फाइंड कर रहे हैं, उनका डिराइव करना पड़ेगा, एक फार्मूला निकालना पड़ेगा। इनके लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी हम तीनों का रिलेशन भी आगे बता रहा हूं कैसे। यहां गामा जो है दैट इज सीपी अपॉन सीबी। बेटा चार प्रोसेस हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, गैस में सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कभी वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या फिर कभी प्रेशर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास एडियाबैटिक की एक इक्वेशन ये आ गई, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर कहीं पर भी प्रेशर वॉल्यूम कॉम्बिनेशन है, जैसे कोई न्यूमेरिकल आपने किया उसमें लिखा है कि गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली from 2 meter cube to 5 meter cube if initial pressure is 5 pascal then find final pressure। यानी P1 पता है, P2 बताना है, V1 V2 पता है, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। बट अगर सेम न्यूमेरिकल में प्रेशर टेम्परेचर दे दिया, वॉल्यूम टेम्परेचर दे दिया, तब हम क्या करेंगे, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए तब हमारे पास दो इक्वेशन और हैं, वो कैसे आती हैं उनको आप या याद कर लो या कुछ भी कर लो। यहां से हमारा आया भाई P1 V1 की पावर गामा, हम निकालना आपको बता दे रहे हैं, कभी कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आपको फाइनली अगर याद है तो वही आप अप्लाई कर लोगे बेटा। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा। और हमारे पास गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू RT, R भी कांस्टेंट है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर हम बेटा यहां से P1 अपॉन P2 कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, V2 अपॉन V1 इंटू T1 अपॉन T2। और इसी से अगर हम V2 अपॉन V1 कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। तो एक बार हम इस वाले इक्वेशन में P1 अपॉन P2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और एक बार V2 अपॉन V1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें दो और इक्वेशन मिल जाने वाली है। अब देखिए जरा, अगर हम P1 अपॉन P2 यहां पर रख दें बेटा तो V2 अपॉन V1 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा। अगर यहां दोनों आप देखिए तो दोनों बेस सेम है, V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1। अगर इसको हम यहां से राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर गामा की पावर -1, गामा -1 हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, बेस सेम है तो
तो अपॉन में आएगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी बेटा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, तो आ गया V की पावर गामा -1 इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटे अगर किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो एडियाबैटिक की ये इक्वेशन हम अप्लाई किया करेंगे। प्रेशर टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम यहां पर रिप्लेस करिए, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 की जगह P1 अपॉन P2, गामा दोनों में है, चूंकि V2 अपॉन V1 की पावर गामा है, जब उसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो दोनों की पावर गामा लगाएंगे, T2 T1। अब यहां फिर बेस सेम है, इसको अगर हम इस तरफ ले आए तो P1 अपॉन P2, यहां 1 है, इधर आया तो 1 माइनस गामा, T2 अपॉन T1 की पावर गामा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें P1 माइनस गामा, T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहीं कहीं बुक में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से लिखा होता है T गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दोनों बात एक ही है। तो बेटा अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स में चाहे वॉगडन का भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ भी करना हो, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा न्यूमेरिकल में तो ये लगाएंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन दिया होगा तो ये लगाएंगे, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन दिया होता ये लगाएंगे एडियाबैटिक के न्यूमेरिकल में। अगर आपको तीनों याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें। मान लिया एग्जाम में अगर आप भूल गए कभी कि हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, कहां से आए, और गामा -1 1 माइनस गामा कंफ्यूजन हो ही जाता है, तो कैसे निकालते हैं ये आपके सामने है, आप इजीली 1 से 1.5 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। आगे बोर्ड एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, मतलब स्कूल का इंटरनल एग्जाम थे, मान के चलिए कि अगर थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है तो उसमें 2 वर्क डन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक। एडियाबैटिक दोनों के लिए वर्क डन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। न्यूमेरिकल्स में तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, बट डेरिवेशन इसका बहुत पूछा जाता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक या फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो बेटा हम दोनों इसलिए एक ही साथ बताएंगे, दोनों मिलता जुलता है, बहुत ध्यान से देखना, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। आइसोथर्मल की बात अगर हम करें तो क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मान लो के है, यानी इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ये तो अभी हम नॉर्मल निकाल दिए आइसोथर्मल इक्वेशन के लिए। अभी हम थोड़ी देर के पहले वर्क डन पे थे। वर्क डन के हमने 3 प्रोसेस पढ़े थे, एक अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PV फाइनल माइनस V इनिशियल, दूसरा अगर प्रेशर वेरिएबल है तो P इंटू DV, तीसरा अगर ग्राफ है तो क्लोज्ड एरिया। तो हम उसी से चलेंगे, बेसिक फार्मूला, चूंकि यहां प्रेशर वेरिएबल होगा बेटा, अगर यहां से हम प्रेशर निकाल दें तो K अपॉन V होगा, मानी प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, तो वर्क डन का फार्मूला इंटीग्रेशन P इंटू DV, तो P की जगह पर हमने रखा K अपॉन V इंटू DV बेटा। तो V1 से V2, यहां पर K हो गया कांस्टेंट, 1 अपॉन V इंटू DV, V1 से V2 बेटे। इंटीग्रेशन में अगर कहीं लिखा हो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, ये ln यानी log बेस e पर x। अगर इसी को 10 बेस में बदलें तो 2.303 log बेस 10 पर x होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 1 अपॉन v इंटू डी का इंटीग्रेशन हो गया ln v, यानी v1 से v2। तो पहले लिमिट अगर पुट करें तो अपर लिमिट यानी ln v2 माइनस लोअर लिमिट यानी ln v1, और log m माइनस n आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, log m अपॉन n हो गया, और k यानी आइसोथर्मल है, k क्या होता है म्यू आर टी, तो यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला आ गया म्यू आर टी ln v2 अपॉन v1, या म्यू आर टी ln v2 अपॉन v1 अगर प्रेशर के फॉर्म में हो तो P1 अपॉन P2, ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। अगर आपको log बेस e पे नहीं log बेस 10 पर फार्मूला लिखना है तो यही फार्मूला आ गया 303 म्यू आर टी log बेस 10 v2 अपॉन v1, या log बेस 10 P1 अपॉन
P2। अगर आप ध्यान दोगे तो 4 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, बेसिक फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV, और P इंटू dV का इंटीग्रेशन हमने इसलिए किया बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V, यानी प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है। यानी अगर वेरिएबल प्रेशर है तो वॉल्यूम हमेशा वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो वर्क डन हमेशा इंटीग्रेट करके ही निकलेगा। ठीक है, सेम अब हम एडियाबैटिक में आए। एडियाबैटिक पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर हम ऐसे लिखें तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं तो आगे लिख दिया K। तो यहां से भी अगर हम बेटा प्रेशर निकालें तो क्या आ गया, K अपॉन V की पावर गामा, यानी K V की पावर माइनस गामा। फिर यहां पर वही बात आ गई, प्रेशर अगेन वंस अगेन प्रेशर क्या है, वॉल्यूम का फंक्शन है, यानी वॉल्यूम चेंज करोगे प्रेशर चेंज होगा। इसका मतलब यहां पर भी वर्क डन कैसे निकालना होगा, इंटीग्रेशन से निकालना होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, प्रेशर की वैल्यू रख दिया K V की पावर माइनस गामा dV, वॉल्यूम की लिमिट लगा दी V1 से V2। यहां पर बेटा K आ गया बाहर, x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप यहीं पर देख लो, x की पावर n इंटू dx, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर यहां पर हम अप्लाई कर दें माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, V1 से V2, तो वर्क डन इज इक्वल टू K माइनस गामा प्लस 1। पहले अपर लिमिट रखें, V2 माइनस गामा प्लस 1, V1 माइनस गामा प्लस 1। बेटा अब यहां पर अगर हम K को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो K V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। बेटा देखो ध्यान से, यहां पर हमने P1 V1 की पावर गामा को भी K लिखा है, P2 V2 की पावर गामा को भी K लिखा है। तो यहां जो मल्टीप्लाई किए हैं, जो V2 के साथ जिसको मल्टीप्लाई किए हैं हम, उस पे हम V2 वाला फॉर्म रख दें, जो V1 के साथ है वहां V1 वाला फॉर्म रख दें, तो क्या आ जाएगा देखिए, P2 V2 की पावर गामा, V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, फिर यहां पर 1 वाला पार्ट P1 V1 की पावर गामा, V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगी, तो गामा माइनस गामा कैंसिल, क्या आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। गामा हमेशा 1 से ज्यादा होगा तो रिवर्स करके लिख दो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये हमारा आ गया वर्क डन। अगर इसी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिख दें बेटा, तो PV इज इक्वल टू होता है म्यू RT, तो P1 V1 आ जाएगा म्यू R T1, तो यहां पर म्यू R को कॉमन कर लो, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये दो डेरिवेशन है वर्क डन के, यानी हमने चारों मेथड में जो आपने पढ़ा आइसोकोरिक, वहां वर्क डन 0 होता है। आइसोबारिक में अगर आपका वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए वर्क डन के ये फार्मूले हैं। स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव या न्यूमेरिकल्स के समय डेरिवेशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फाइनल फार्मूला पता हो। अब जैसे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में एक चीज और है, कभी कभी एक्सप्लेन ना किया हो कौन सा प्रोसेस है, तो ऐसे भी समझना है, आइसोथर्मल इज ऑलवेज स्लो प्रोसेस। अगर कहीं लिखा हो कि स्लोली तो समझ जाओ कि वो आइसोथर्मल है, अगर लिखा हो फास्ट तो वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये वर्क डन का फार्मूला है बेटा। अब इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय ही हमें एक चीज देखने को मिलेगी, उसका नाम है मेयर्स फार्मूला, यानी रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। बेटा मान लिया हमारे पास एक ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर, पूरे में हम मास ऑफ मोल को 1 मोल ले रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा PV इज इक्वल टू होगा वो क्या आ जाएगा, RT, इक्वेशन नंबर 1। अगर इसी को हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एक्सप्लेन करें, यानी हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया, चेंज नहीं किया, प्रेशर को चेंज करके P प्लस DP कर दिया, वॉल्यूम V ही रहा और टेम्परेचर हो गया R प्लस DT। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो हमें पहले ही पता है Q 0 हो गया, और Q 0 तो W 0, तो Q क्या हो गया, mCV dt, और m की वैल्यू 1 लिए हैं, तो यही इज इक्वल टू du प्लस 0, तो du यहां से हमारा आ गया Cv इंटू dt। अब अगर हम इसी मेथड को बेटा कांस्टेंट प्रेशर के लिए लें, मान लिया वॉल्यूम यहां इंक्रीज करके कितना हो गया V प्लस dV, प्रेशर यहां P ही रह गया,
टेम्परेचर हो गया T प्लस डी टी, यहां R नहीं है, T प्लस डी टी। तो फर्स्ट लॉ इसके लिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp dt, वर्क डन क्या हो जाएगा, PdV। अब अगर हम ध्यान से देखें, चूंकि इसके लिए अगर गैस इक्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, PV प्लस DV इज इक्वल टू RT प्लस DT। भाई PV इज इक्वल टू RT, तो वॉल्यूम यहां पर तो ये है और टेम्परेचर ये है, मल्टीप्लाई कर दे PV प्लस PdV इज इक्वल टू RT प्लस RDT, इक्वेशन नंबर 2 मान लें और 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर दें तो देखिए PV से PV कैंसिल, यानी PdV की प्लेस पे आ जाएगा RDT। और यही वैल्यू क्योंकि जब फर्स्ट लॉ लगाएंगे Q इज इक्वल टू DU प्लस W इस प्रोसेस के लिए, तो Q क्या है, Cp dt, DU हम पहले ही निकाल चुके हैं Cv dt, W की वैल्यू हमें पहले पता थी PdV, लेकिन अब वो किसी के इक्वल हो गई RDT, dt कैंसिल हो गया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आ गया बेटे R। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस इज आल्सो कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। बेटा इसके बाद हम बात करते हैं कहीं पर भी स्लोप, जो अभी हम बोल रहे थे, जैसे अगर XY ग्राफ गिवन है, XY ग्राफ, तो स्लोप क्या होता है, dy अपॉन dx। तो मान लिया आइसोथर्मल की बात हम कर रहे हैं, आइसोथर्मल में हमें दिया था Vp, तो ये स्लोप कैलकुलेट करना है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आइसोथर्मल का, dp अपॉन dv। अब कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, इसके लिए क्या था, pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि दोनों वेरिएबल हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। तो vdp इज इक्वल टू आ गया माइनस pdv, तो dp अपॉन dv आ गया बेटे माइनस p अपॉन v, यानी m आइसोथर्मल कितना आ गया भाई, माइनस p अपॉन v, यानी नेगेटिव प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। दूसरा एडियाबैटिक की बात अगर हम करें, एडियाबैटिक में बेटा एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती, pv की पावर गामा कांस्टेंट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का x की पावर n लग गया, गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस सेकेंड यानी v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। तो v की पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा p, v की पावर गामा माइनस 1 dv, यानी dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन, ये v की पावर गामा यहां है, इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस गामा प्लस 1 कैंसिल होके आ गया माइनस गामा p अपॉन v, यानी m एडियाबैटिक कितना आ गया, माइनस गामा p अपॉन v। यानी अगर ऐसे हम बात करें, m एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा टाइम्स m आइसोथर्मल। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में हमें स्लोप का फार्मूला भी अप्लाई करना पड़ सकता है, तो ये यहां से निकालते हैं। ठीक है बेटा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशान करता है गामा, क्योंकि वो होता है केटीजी से, तो हम कुछ पोर्शन जो केटीजी के हैं यहां पर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, केटीजी में भी हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन उसके पहले ही कुछ केटीजी का हम वो प्रोसेस छोड़ देते हैं, गामा वाला प्रोसेस अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। वहां पर एक चीज हम पढ़ेंगे बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F से डिनोट करेंगे, उसका फार्मूला होगा 3J माइनस R। J अगर हम मान लें यहां पर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और R होगा नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, बहुत ध्यान से देखना। 90% न्यूमेरिकल जब तक ये पोर्शन नहीं पता है आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नीट जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का न्यूमेरिकल। बेटे तो जैसे हमारे पास पहला गैस है मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो में एक है, मतलब J की वैल्यू हो गई 1, और एक है तो R 0। भाई एक आदमी रिलेशन कहां बना सकता है, अकेले रहेगा। R इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 1 माइनस 0, यानी अगर कहीं पर भी मोनो एटॉमिक गैस की बात होगी तो उसके लिए F की वैल्यू 3 होगी। डाई एटॉमिक यानी 2 के लिए J क्या हो गया भाई 2, और 2 हैं तो एक रिलेशन फॉर्म हो गया, F इज इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 1, यानी डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद ट्राई एटॉमिक में 2 होते हैं,
एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इस केस में J की वैल्यू हो गई 3, R हुआ 2, यानी F इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। लेकिन इसको तब अप्लाई करना है जब लिखा होगा फॉर लीनियर स्ट्रक्चर, या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि इस गैस का स्ट्रक्चर लीनियर होता है और किसका नॉन लीनियर होता है। लेकिन अगर फिजिक्स में लिखा है कि लीनियर स्ट्रक्चर, देन वी कैन टेक F इज इक्वल टू 7, अदरवाइज वी कैन टेक दिस J इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू ऑल्सो 3, 1 2 3, F इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी 6। तो हमें यह पता रहना चाहिए F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी से मिलता जुलता हमारा आएगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो होती 1/2 FRT। F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, यानी अगर कभी U मोनो की बात होती है तो होता है 3/2 RT, कहीं U डाई की बात होती है तो होता है 5/2 RT, कहीं U ट्राई की बात होती है तो होता है 3 RT। लीनियर स्ट्रक्चर लगा देंगे तब होता है 7/2 RT। ये चीज ध्यान से देख लो। इसके बाद चूंकि इसी को बेस मान के आप एक चीज निकालोगे, जैसे CP/CV निकाले वैसे हम गामा निकालने चल रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। चूंकि U इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 FRT, अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर दें du/dt तो 1/2 FR तो कांस्टेंट हो गया, आ गया। और हमारे पास du का फार्मूला एक ही है mCV/dt, तो du/dt कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 1 ले लो पूरे डेरिवेशन में, तो कितना आ जाएगा CV। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देख लें भाई, जरा ध्यान से देखो, दोनों का एक साइड du/dt इक्वल, यानी CV इज इक्वल टू 1/2 FR। ये नोट कर लो, कहीं बहुत ही पूछा जाने वाला। आप उठा के PYQ खास करके नीट में देख लीजिए, लास्ट ईयर के 2015 से 2025 का पेपर उठाइए, 5 से 6 बार खाली फार्मूला पूछा है, कभी CP, कभी CV, कभी गामा फॉर्म, कभी R फॉर्म, कभी F फॉर्म, डायरेक्ट फार्मूला दे देते हैं भैया। उसके बाद CP माइनस CV इज इक्वल टू R पता है, तो CV इज इक्वल टू CV यानी CP 1/2 FR प्लस R। अगर यहां से हम 1/2 FR को कॉमन ले लें तो यहां बच्चा 1, जहां नहीं होता वहां हो जाता है भैया डिवाइड, तो ये आ गया CP। तो CP गामा क्या होता है CP/CV, यानी 1/2 FR, 1 + 2/F, 1/2 FR कैंसिल, गामा आ गया भैया 1 + 2/F। अब अगर आपको मोनो डाई ट्राई किसी के लिए निकालना है, F की वैल्यू बदलते जाओ, निकलता चला जाएगा भैया। आगे अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में नहीं दिया है या इस तरीके से दिया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक PV की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट और C निकालना है, तो C हो जाएगा CV प्लस R/1 - x। ये भी फार्मूला नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड आपने अगर चारों मेथड, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, उसके साथ आपने अभी जो गामा फाइंड करने के हमने तरीके देखे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में या फिर CP/CV के फॉर्म में, अगर इतना चीज क्लियर हो गई तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप हर न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज की वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हमने पूरा देखा है, आप इसको जरा ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स की होगी उसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंजन, रेफ्रिजरेटर देखेंगे, कार्नोट साइकिल देखेंगे, और इस पोर्शन का कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ। ठीक है, एक बार इतना आप पढ़ लीजिए, आपके पास अगर नूतन बुक है, प्रदीप बुक है या कोई भी बुक है, वहां से आप इस टॉपिक के यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, एडियाबैटिक के, आइसोथर्मल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से पूरा पढ़ लें। इफ एनी डाउट तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो हम आपको व्हाट्सएप पे समझा देंगे, अदरवाइज फिर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो हम एक और वीडियो बना के उसका अपलोड कर देंगे बेटा। ठीक है, पढ़ते रहो, देखते रहो वीडियोस को, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।